नमस्कार मित्रों, माफ़ी के साथ बहुत दिन बाद ये लाइव करने का मौका मिला है। इस बीच व्यस्तताएं भी रहीं, चुनाव पे नज़र भी रही, नतीजे आपको पता हैं, पर फिर भी घबराना नहीं है। हारें वक्ती होती हैं। जीतने को हिटलर भी 3-3, 4-4 चुनाव जीता था, इतिहास दुनिया को पता है। अभी आज बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर पे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक सबसे इंटरेस्टिंग का मुझे कभी ठीक हिंदी अनुवाद नहीं मिला, एक बहुत दिलचस्प किरदार जिन्होंने निभाया भारत की आज़ादी की लड़ाई में। एक महान क्रांतिकारी से शुरू करके, बहुत दिन रहे नहीं, लेकिन एक महान क्रांतिकारी से शुरू करके फिर वहाँ से लेकर के ब्रिटिश राज्य के बहुत बड़े कोलैबोरेटर तक जाना, बिल्कुल चुप रहना, इतना लंबा इतिहास जो है, जिसमें बहुत गर्व के क्षण हैं, जिसमें ऐसे क्षण हैं जिसमें आप उन पे सिर्फ गौरव कर सकते हैं, पर फिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ के बाद आप उन पे कोई गौरव नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज़ादी के बाद भी बहुत लंबे समय तक जीने के बावजूद आप 1947 से 1966 तक ही नहीं, आप अगर देखें तो 1921 से 1921 से 1966 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक आप उनका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं देखेंगे। लेकिन ये इतिहास यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। वो शुरू यहाँ से हुआ था जिसमें कुछ मिथक हैं जो बाद में संघियों ने बनाए। उन मिथकों के पहले को जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, जो पुणे में पैदा हुए, बचपन से ही ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी थोड़ी, जब उसमें थोड़ी जान आ रही थी। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में उसमें बहुत उस तरह की कोई धार नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट लोगों का एक संविधानवादी लोगों जैसा एक समूह था जो 1900 तक आते आते 11 साल में जिसकी थोड़ी पकड़ बननी शुरू हुई थी। 1915 में तो खैर गांधी जी ही लौट आए, जिसके बाद उसको एक बड़ा उछाल मिला। लेकिन उसके पहले भी कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता आ चुके थे। बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। सावरकर के जो युवा होने का समय है, वो कांग्रेस में, उस समय की कांग्रेस में संविधानवादियों कि हम धीरे धीरे होम रूल लेंगे, धीरे धीरे आज़ादी लेंगे, धीरे धीरे आज़ादी की तब बात ही नहीं थी, तब बेसिकली होम रूल की बात थी, स्वराज की बात थी। एक डोमिनियन स्टेटस आप उसको बोल सकते हैं, उसी में स्वराज लेंगे। लेकिन इन दोनों गुटों के बीच मतभेद खुल के सामने आ चुके थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच के फासले खड़े होने लगे थे। ये वो समय था जब सावरकर बड़े हो रहे थे, जब वो स्कूल कॉलेज में पहुंच रहे थे। यहाँ के बाद जब वो आए, फर्गुसन कॉलेज में आए, फर्गुसन कॉलेज में भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमाम गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक युवा क्रांतिकारी के बतौर लड़े, स्वदेशी अभियान वगैरह से भी वो जुड़े। और यहीं आते आते उनके ऊपर श्याम कृष्ण जी वर्मा जैसे एक बड़े क्रांतिकारी की नज़र पड़ी और उन्होंने उनको अपने प्रयासों से इंग्लैंड भेज दिया। फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई के बाद वहाँ वो गए, तो वहाँ भी जो इंडिया हाउस और अभिनव भारत सोसाइटी जैसे जो ग्रुप थे, जो समूह थे जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, उनके संपर्क में आए और उनके साथ सावरकर ने बड़े काम करने शुरू किए। एक बड़ी भूमिका निभाई वहाँ पे भारतीयों को, और ख़ासतौर पे आज़ादी के समर्थक भारतीयों को इकट्ठा करने में। 1910 आते आते मगर ये ब्रिटिश सरकार की नज़र में आ गए। एक हत्या का भी आरोप था, मदन लाल धिंगरा को आप लोग जानते ही होंगे, और भी जो अन्य तरह की गतिविधियां थी उनको लेके गिरफ्तार किए गए। मार्शल्स भेजे जा रहे थे और उसमें रास्ते में कूद के भाग गए। 1910 या 11 की बात है, आप में से जो यूपीएससी वाले लोग हैं वो ठीक कर लें। 1910 आई थिंक, क्या मीन्स आई एम श्योर 1910 में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के बीच समुद्री जहाज से कूद के भागे और फ्रांस में मार्शल्स में उतरे। वहाँ पे फ्रांसीसियों ने पकड़ के फिर से ब्रिटेन के हवाले कर दिया। अच्छा, एक दिलचस्प बात है कि
सावरकर इस वक्त तक निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे, लेकिन ऐसी किसी बड़ी घटना में इनका सीधा हाथ नहीं था। आप अगर संघियों का इनका इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 12 साल से ही बच्चों का दल बना के लड़ने लगे थे, ये करने लगे थे, वो करने लगे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो सावरकर की कहीं कोई भूमिका किसी क्रांतिकारी कार्य में सीधे आगे से नहीं है। वो उसके पीछे की वैचारिक शक्ति बनते थे, युवाओं को प्रभावित करते थे, उनको ज्ञान देते थे, लेकिन कभी फ्रंट से आके सामने से उन्होंने नेतृत्व नहीं संभाला। लेकिन ये भी कोई गलत बात नहीं, इससे उनकी क्रांतिकारिता कहीं से खंडित नहीं होती है, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर हो सकता है कि वो वैचारिक रूप पे ज़्यादा सक्षम हो, वो आइडियोलॉजिकल संगठन की भी ज़रूरत होती है और हमेशा होती है। केवल आगे आने वाले जो हरावल दस्ते हैं वही जंग नहीं जीतते, लंबी तैयारियों की भी ज़रूरत होती है। खैर 1910 में जब ये वापस पकड़े गए तो ब्रिटिश सरकार ने इनको कॉन्करेंट 2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उन 2 सजाओं के मतलब साथ इनको भारत में अंडमान सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहा जाने लगा था, भेजने का निर्णय लिया। अब यहाँ पे एक बात बहुत खास तौर पे रुक के सोचिए कि जो वीर सावरकर और ये जो इतने सारे मिथक हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। अगर 1911 तक अंडमान में सेलुलर जेल बन चुकी थी, अगर काला पानी बन चुका था और वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों राजनीतिक बंदी पहुंच चुके थे, तो इसका मतलब है कि सावरकर पहले नहीं थे। 1911 में अगर आपको काला पानी के लिए सेलुलर जेल भेजा जा रहा है तो इससे क्या साबित होता है कि एक तो जेल पहले बन चुकी थी, जो जब आप पहुंच के बता रहे हैं कि वहां पे बंदियों का, राजनीतिक बंदियों का हालत बहुत मतलब मुश्किल थी, तब इससे दूसरी बात एक और साबित होती है कि बंदी वहां पहले थे। तो ये बात अच्छा, अब यहाँ से सावरकर के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी नहीं, प्रतिक्रांतिकारी परिवर्तन शुरू होता है। अप्रैल 1910 में 11 में, तारीखें देख लीजिएगा। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब यूपीएससी की तैयारी की नहीं कभी, तो उस तरह से तारीखें दिमाग में धसी नहीं। आई थिंक अप्रैल 1911 में सावरकर ने पहली अर्जी दी कि उनकी 2 सजाएं जो हैं वो माफ़ की जाएं। ये पहली अर्जी, अंडमान भेजे जाने के पहले ही उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांग ली कि मुझे रिहा कर दिया जाए, मुझे अंडमान ना भेजा जाए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अर्जी निरस्त की और कहा कि बाद में देखेंगे, पहले एक सजा तो पूरी करो तब दूसरी पर देखेंगे, और भेज दिया। अगस्त में सावरकर साहब अंडमान सेलुलर जेल पहुंचते हैं। महीने देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं बताता रहता हूं कि। और पहुंचने के 1 महीने से कुछ समय ऊपर ही, 2 महीने पूरे नहीं हुए थे कि सावरकर साहब ने पहली माफी मांग ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भटका हुआ बेटा हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे रिहा किया जाए। उसके बाद फिर तो लंबी माफियों का इतिहास है। आज मैंने सुबह एक पोस्ट लिखी थी, आप उसमें देखिएगा। ये पहली माफी थी इनकी, जो जेल पहुंचने के 1 महीने के अंदर मांग ली, 1 महीने के थोड़ा समय ऊपर ही मांग ली। दूसरी माफी सावरकर साहब ने मांगी, हाँ 30 अगस्त 1911 को उन्होंने पहली माफी मांग ली थी। दूसरी माफी मांगी इन्होंने 14 नवंबर 1913 को। इसमें ही बताया था कि मैं भटका हुआ बेटा हूं, अगर छूट गया तो और भी बहुत सारे लोगों को वापस लाऊंगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करूंगा। तीसरी मांगी 1917 में, यह माफी भी खारिज हुई। तब चौथी माफी मांगी। चौथी माफी आते आते माहौल जरा सा ठीक हो गया था, 1919 हो गया था। और अब यहां पे एक बात फिर रुकिए, गांधी जी लौटे भारत 1915 में। गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस मजबूती बना रही थी, कांग्रेस की पहचान बन रही थी, लेकिन जो लड़ाई थी वो ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में थी। कांग्रेस का जो प्रभाव था वो पुणे, जालंधर, लुधियाना, इस तरह के जो बड़े शहर थे उनमें ज़्यादा था।
क्योंकि वहीं पे बुद्धिजीवी वर्ग था, वहीं पे ऐसा वर्ग था जो आज़ादी की बात समझता था। कांग्रेस की शुरुआत भी बहुत बुद्धिजीवी तबके से ही हुई थी। 1915 में गांधी जी के देश लौटने के बाद इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। गांधी जी की शैली थी जो पूरे भारत में घूमने की। 1919 आते आते आज़ादी की लड़ाई ठीक ठाक मजबूत हुई और गांधी जो देश की नब्ज जानते थे, 1857 के बाद अंग्रेजों के, अब एक और इस पे एक बात करें, एक बहुत दिलचस्प बात जो हमेशा भूल जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि भारत में करीब 500 साल का मुगल राज रहा। आप अगर कभी भी ध्यान से देखेंगे कि ये मुगल राज नहीं था। देयर वॉज नो मुगल पीरियड इन इंडिया, इट वॉज अ मुगल राजपूत पीरियड। मुगलों के मनसबदार कौन थे? मानसिंह से लेकर के सिंधिया घराने तक, होलकर घराने तक, पूरे भारत में जो मुगलिया सल्तनत फैली थी, इसके मनसबदार कौन थे? ओरछा के राजा छत्रसाल किसके लिए काम करते थे? आप कभी ओरछा जाएं, वहां पे जो छतरिया हैं, वहां एक जहांगीर महल जो है वो किसने किसके लिए बनवाया था। जहांगीर मैं नाम बता ही रहा हूं तो आप सीधे समझ जाएंगे कि जहांगीर की यात्रा के लिए वो किसने बनाया था। तो इस मुल्क पे राज करने की हमेशा एक मतलब बहुत जो सूत्र वाक्य रहा है, द वेरी बेसिक एंट्री पॉइंट इनटू रूलिंग इंडिया ऑफ दोस टाइम्स एंड इवन टुडे, अभी नहीं लग रहा है फिर लगेगा, वॉज बिग अलायंसेस, बिग डेमोग्राफिक अलायंसेस, बिग कम्युनिटी अलायंस। मुगलों के वक्त ये मुगल राजपूत, पूरा राजपूताना मुगलों के साथ था। आप देखें एक मेवाड़ को छोड़ के, और वो मेवाड़ भी आखिर में, मैंने इस पे भी मतलब एक लाइव भी किया है और एक लंबी पोस्ट भी लिखी थी, वो मेवाड़ भी फाइनली मुगल सोजरेंटी में आ गया था। बाद में वो मतलब उस टाइम तक अंग्रेज थोड़े बाद मजबूत होने लगे तो वो अंग्रेजों के साथ चला गया। गांधी जी ने ये सूत्र समझा कि अंग्रेजों ने जो राज किया है वो हिंदू मुसलमानों में फूट डाल के किया है। अगर इस फूट को तोड़ा जा सके, अगर उनका जो डिवीजन है, बंगाल पार्टीशन से लेकर को जो तमाम सारे काम उन्होंने किए, उसके पीछे हमेशा एक वो रहा कि इस देश की इन दो कौमों को साथ नहीं आने दिया जाए। अभी आपको ये बात बहुत कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आए, लेकिन मैं उस इंडिया की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। अब अगर आप उस इंडिया में हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफिक देखेंगे तो आज की डेमोग्राफिक से बहुत फर्क वो डेमोग्राफिक से, उसमें मुस्लिमों की जो आबादी है वो कितने परसेंट आप बढ़ेगी वो देखिए। और इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं, राजपूताना अंग्रेजों के साथ आ गया था इसी फूट के चलते और बहुत और भी चीज़ों के चलते। लेकिन अगर ये राजपूताना और मुगल साथ होते अंग्रेजों के खिलाफ भी, तो कौन जीतता? अगर मराठे, मुगल, राजपूत, ये सारे, टीपू सुल्तान, अगर ये सारी जो मतलब भारत की क्षेत्रीय ताकतें थी वो एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ती, तो भारत में अंग्रेजों का क्या इतिहास होता, आप ये समझ सकते हैं। गांधी जी ने ये सूत्र वाक्य समझा कि भारत में जो राज था वो मुगल राजपूत राज था, एक कौमी अलायंस का राज था, और ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, और वो खिलाफत मूवमेंट लेके आए। मैं इतनी लंबी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1919 के पहले माफ़ी नहीं मिलने और 1919 में क्या बदला, ये एक ज़रूरी बात है, ये एक बुनियादी बात है। तो खिलाफत आंदोलन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस के साथ गांधी जी गए, और उसने अचानक से कांग्रेस को जो फिलिप दिया, उसने अचानक से कांग्रेस को जो एक बड़ा मौका दिया और आगे बढ़ने का और आगे जाने का, जो जनता से उसका कनेक्ट बना। अब तक जो शहरी लोगों की पार्टी थी, अचानक से वो पूरे देश की एक पार्टी बन रही है, जगह जगह पे हिंदू मुसलमान उसके साथ हो रहे हैं, सारी कौमें बेसिकली साथ हो रही। और वहाँ आते आते अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब इस देश में राज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं तो ऐसे भरम खड़े करने पड़ेंगे कि जो अंग्रेज राज है ये औपनिवेशिक राज नहीं है। दे आर नॉट कॉलोनियलिस्ट्स, दे आर नॉट द आउटसाइडर्स हु हैव लाइक कैप्चर्ड अ कॉलोनी, बट इंगेजमेंट कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये वो दौर है जब जॉर्ज पंचम, तब के जो ब्रिटिश मोनार्क, उन्होंने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें पहली बार जो होम रूल के भारत में सूत्र पढ़ते हैं कि भारत में कुछ ऐसी एक विधायी संस्था बनेगी, कुछ ऐसा किया जाएगा, बिटरनेस खत्म की जाएगी, पॉलिटिकल बंदियों को मुख्य धारा में लाया जाएगा, वगैरह वगैरह।
बहुत सारी चीज़ें। और सावरकर जी मौका देखते ही फिर तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा, एक और बात थी, मतलब रॉयल प्रोक्लेमेशन के बाद गांधी जी ने एक और बात की। गांधी जी और कांग्रेस ने सभी राजनीतिक बंदियों की अंडमान से, काला पानी से बिना शर्त रिहाई की भी मांग की थी। अगर सावरकर जी थोड़ा ठहर जाते तो शायद फिर भी इतिहास कुछ और होता। वो ठहरे नहीं, ये दूसरी बात। और फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नुक्ता आता है। 1919 इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, मुझे नहीं पता उस साल प्रेसिडेंट कौन था, 1919 आते आते गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए थे। मतलब सामने कोई भी हो, असल जो मोरल पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, जो मोरल ताकत थी कांग्रेस की, वो गांधी जी तब तक बन चुके थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सावरकर के भी बिना शर्त रिहाई की मांग करती है। दरअसल वो सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग करती है। और इसके बाद अंग्रेज और दबाव में आते हैं, पर सावरकर जी थोड़ा सा फिर खेल जाते हैं और वो बिना शर्त रिहाई नहीं मांगते हैं, वो सशर्त रिहाई मांगते हैं 5वीं बार। उन्होंने माना कि उनका मुकदमा सही था, कि उन्होंने अपराध किया था। उन्होंने ब्रिटिश कानून व्यवस्था पे, अंग्रेजी कानून व्यवस्था पे भरोसा जताया और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा छोड़ देने का वादा किया। आरएसएस में, मतलब ऑर्गेनाइजर में, आज सुबह एक लेख पढ़ रहा था, बहुत पहले पढ़ा था, आज बड़ी मुश्किल से ढूंढा। उसमें इसका जिक्र है कि मतलब उन्होंने टैक्टिकली माफ़ी मांगी, हमेशा के लिए हिंसा छोड़ देना है ये सब हटा दिया, और केवल 5वीं माफ़ी का जिक्र किया, और पहले की जो 4 माफ़ियाँ हैं वो भी हटा दिया। खैर, इस बार अंग्रेजों ने उनको सशर्त रिहाई दी। अभी पूरी तरह से रिहा नहीं किया है, अभी उनको सशर्त रिहाई मिली कि रत्नागिरी में होम प्रिजन टाइप में उनको रखा जाएगा, और अंग्रेज उन्हें काला पानी से रत्नागिरी ले आए, उनके अपने स्टेट में। ये एक बहुत दिलचस्प जगह है। ये ऐसी दिलचस्प जगह है जहाँ पे मतलब चीज़ें बहुत उलझ जाती हैं एक दूसरे से। काला पानी से 1919 में कांग्रेस की मांग के बावजूद, जॉर्ज फिफ्थ उर्फ जॉर्ज पंचम के रॉयल प्रोक्लेमेशन के बावजूद सभी क्रांतिकारियों को रिहाई नहीं मिली थी। जिन बहुत कम को मिली उनमें सावरकर एक थे। तो वो कौन थे जो काला पानी में मर खप गए? और अंग्रेजों ने सावरकर को, जिनको 50 साल के, मतलब 2 लाइफ टर्म 25-25 दिए थे, जिनको एक के बाद एक होना था, उनको 10 साल के अंदर छोड़ के पहले वो रत्नागिरी क्यों ले आए? और इसमें मतलब जब आप उनका देखेंगे कि जेल के अंदर बैठ के हिंदुत्व पे किताबें लिख रहे थे, बहुत कुछ लिख रहे थे, तब आपको मतलब वहाँ पे भी एक उसके सूत्र मिलेंगे। अच्छा, रत्नागिरी में सावरकर जी ने एक दिलचस्प मांग की। जब भगत सिंह को कहा गया था कि माफ़ी मांग लो, मर्सी पटिशन दो, तो उन्होंने कहा था, और ये लिखित इतिहास है, उन्होंने कहा था कि मर्सी पटिशन का तो सवाल नहीं है, बट अंग्रेजों से ये मांग जरूर है कि वी आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हमारे ऊपर बरतानिया हुकूमत के खिलाफ युद्ध करने का मुकदमा चलाया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई ऐसे मतलब चोर डाकू नहीं हैं, और इसीलिए हमें युद्धबंदियों की तरह हमारे साथ सजा दी जाए, हमें युद्धबंदियों वाली सजा दी जाए, हमें गोली से मार के उड़ा दिया जाए, हमें फांसी ना चढ़ाया जाए। ये भगत सिंह की पिटीशन थी, मर्सी नहीं थी, पिटीशन थी। सावरकर जी की जो पहली पिटीशन मैंने बताई कि मुझे माफ़ कर दिया जाए तो मैं अंग्रेज़ों के साथ लोगों को वापस लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा, किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लूंगा। उसके बाद इन्होंने दूसरा कहा कि हमको, चूंकि हम राजनीतिक बंदी हैं, हमें 100 रुपए की पेंशन दी जाए। आज मैं ढूंढ रहा था कि 1921 में, 1921 में 100 रुपए की जो पेंशन है वो आज के दौर में कितनी होगी, तो उस समय का मतलब बहुत ध्यान से नहीं मिला। 1947 में चूंकि इंडियन रूपी वॉज पेग्ड विद, अच्छा बहुत लोग जो एक और बकवास करते हैं अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को धता बता के, कि 1947 में 1 रुपया भारत का 1 यूएस डॉलर के बराबर था, तो वो नीचे कैसे गिरा? तो वो इसलिए था कि 1947 में भारत का जो रुपया था वो ब्रिटिश पाउंड से पेग्ड था। जैसे अभी जो हांगकांग की करेंसी है वो यूएस डॉलर से पेग्ड है।
तो उसको चाइना की करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, रुपया ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। यूरो नीचे गया, बहुत सारी करेंसीज डूब गए, हांगकांग को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? हांगकांग को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर अमेरिका की करेंसी डूब जाए, क्योंकि ये जो इसकी पेगिंग है वो यूएस से, उसी तरह हमारी जो पेगिंग थी वो ब्रिटेन के पाउंड से थी। और उस हिसाब से मैंने जोड़ा करीब 47,000 कुछ रुपए, 60 रुपए बनेंगे जो इनको मिले 1947 में। तो उसके 26 साल पहले कितने की पेंशन होगी वो? खैर, अंग्रेजों उन्होंने 60 रुपए की पेंशन दी। सो नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सावरकर बरतानिया हुकूमत के पेंशन भोगी कर्मचारी थे। 100 रुपए नहीं दिए, 60 रुपए दिए। अब की कोई संघी सावरकर को वीर कहे तो पूछिएगा ये कौन से वीर होते हैं जो जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो देश को गुलाम बना के रखने वालों से पेंशन लेते हैं। आई रिपीट, सावरकर was a pensioner of British Empire in India right until his 47। या ये एक बार चेक करूंगा कब तक, वैसे थी उनकी पेंशन तो सारी जिंदगी ही थी। खैर, इसके बाद इनको कुछ ही महीने बाद आज़ाद कर दिया गया, पूरी तरह से आज़ाद। उसके बाद हिंदू महासभा में शामिल हुए, अभिनव भारत सोसाइटीज़ के अपने काम शुरू किए, मोटा मोटा हिंदुइज्म पे लिखते रहे। 1921 के बाद आप सावरकर का एक इतिहास बताइए, एक काम बताइए 1947 तक जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया हो और उनको किसी किस्म की कोई सजा मिली हो। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का खैर विरोध किया था। 1921 से 1947 तक सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ काम किया, ब्रिटिश सरकार के हित में काम किया। अच्छा, यहां पे एक बात मान सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं कि सावरकर ब्रिटिश मतलब कांग्रेस के खिलाफ थे। ठीक है, ठीक है, उनको कांग्रेस की जो सामंजस्यपूर्ण, जो मतलब भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव वाली राजनीति, सेकुलर राजनीति नहीं पसंद थी। ठीक है, हो सकता है। लेकिन उसी समय भारत में एक दूसरा क्रांतिकारी संगठन भी बहुत ठीक ठाक सक्रिय था। अनुशीलन समिति वगैरह से ही इतिहास है, लेकिन 1928 आते आते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बन चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम दोस्तों ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, एक वो क्रिकेट के लिए अब जाना जाता है, इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि HSRA की फॉर्मेशन मीटिंग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो फाउंडिंग मीटिंग थी, उसकी संस्थापना उसी पार्क में बैठ के हुई थी। मेरा जनसत्ता में एक पुराना लेख है, कभी ढूंढ के फिर से लेख लगाता हूं। तो अगर सावरकर कांग्रेस के साथ नहीं थे और फिर भी क्रांतिकारी थे, तो भी सावरकर कम से कम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के साथ तो हो सकते थे। और अब यहां पे दूसरा सवाल, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और साथियों ने स्कॉट को मारना था, गलती हुई पहचान में सैंडर्स को मारा। कहानी दिलचस्प है, सीधी गोली मारी थी राजगुरु ने, एक गोली में वो आदमी गिर गया। राजगुरु बहुत अच्छे शार्प शूटर थे, मार्क्समैन माना जाता है उन्हें। उसके बाद भगत सिंह ने कई गोलियां मारी। एक सिपाही भारतीय चाहन सिंह कुछ तो नाम था, ठीक ठीक नहीं याद, उसने पीछा करने की कोशिश की, उसे आजाद ने मारा। ठीक है, मतलब अब इतनी कहानी। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए और ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई, कभी नहीं पकड़ पाई, वो दूसरी बात। मुकदमा चलता रहा, उसमें नामजद भी नहीं थे भगत सिंह का उसमें नाम भी नहीं था। खैर, 1929 में जब संसद में, मतलब उस टाइम की ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, दूर से फेंका है, मतलब दरअसल किसी को मारने का इरादा नहीं था, और पर्चे बरसाए और अपनी गिरफ्तारी दी।
आराम से खड़े होकर, मतलब उन्होंने कहा था कि बहरे कानों को, एक्चुअली उन्होंने नहीं, ये मैजनी ने कहा था, इटालियन क्रांतिकारी ने, लेकिन भारत में उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया। बहरे कानों को सुनाने के लिए बमों के धमाके की ज़रूरत होती है। ये इटली के एक बहुत महान क्रांतिकारी मैजनी की असल हवलदार चनन सिंह जी, बब्बर साहब बहुत शुक्रिया, हवलदार चनन सिंह, मैं चाहन सिंह जैसा कुछ याद आ रहा था। तो वो मुकदमा चला 1929 में। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, नेहरू भगत सिंह से मिलने गए, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप भगत सिंह के मुकदमे में उनके साथ थी। अभी मतलब मोदी जी इस बात को कहीं झूठ बुलाए थे, तो उसको मतलब इतिहासकारों ने बाकायदा मतलब दिखाया कि कितनी बार गए जेल। भगत सिंह की शहादत के ठीक बाद कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। सावरकर 1921 से रिहा हो चुके थे, धार्मिक काम कर रहे थे। 1929 में भगत सिंह जब पकड़े गए और उनके ऊपर जब मुकदमा चला, और फिर उस मुकदमे में जब कुछ भेदियों ने, मेरे ख्याल से जयगोपाल जायसवाल ने, सैंडर्स हत्याकांड में भी जब उनकी भूमिका खोल दी और वो अचानक मुकदमा पूरा ही पलट गया, मतलब केवल लाहौर कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच गया, और जब फांसी तक की बात आने लगी, सावरकर ने भगत सिंह के समर्थन में कभी एक शब्द बोला क्या? मिलने की बात बहुत छोड़ दीजिए, और अभी केवल सावरकर की बात नहीं, 1925 में आरएसएस भी बन चुकी थी। 1925 में केशवराव बलराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर चुके थे। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई, उसके पहले करीब 2 साल से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, एक लंबा मुकदमा चला है। उस मुकदमे ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। वो समय था जब इतिहासकार बताते हैं कि भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी से भी ऊपर थी। ये वो समय था जब लोग पागल हो रहे थे भगत सिंह को बचाने के लिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाने के लिए। इस पूरे आंदोलन में, सड़कों पे उमड़ रहे गुस्से में, क्या सावरकर कहीं थे? क्या केशवराव बलराम हेडगेवार कहीं थे? क्या संघ के उस समय के किसी लेख में, किसी किताब में भगत सिंह की फांसी का कोई जिक्र है, उसकी कोई निंदा है? और अगर नहीं है तो देश का गद्दार कौन है, यह समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व भगत सिंह के साथ था। गांधी उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। मैं, बब्बर साहब, बहुत, ये जयगोपाल जायसवाल मेरा एक दोस्त था, जयगोपाल नाम आते ही उसका नाम जुड़ जाता है, बहुत मतलब माफ़ी, हाँ, जयगोपाल और हंसराज सर्वकारी गवाह बने। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है, मतलब कि सावरकर का क्रांतिकारिता से शुरू करके ब्रिटिश सरकार का पेंशन भोगी कर्मचारी बनना कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार हुआ। अभी मतलब हम लोग देख रहे हैं सामने, जयगोपाल और हंसराज सैंडर्स की हत्या में शामिल, क्या क्या नहीं झेला होगा। लोग टूटते हैं, लोग बिखरते हैं, दिक्कत टूटने और बिखरने में नहीं। अगर सावरकर का टूटना और बिखरना केवल उसी स्तर पे होता कि जब तक सह पाए सहे, जब नहीं सह पाए तो टूट गए, तो दिक्कत कम थी। जयगोपाल को कोई उस तरह से गाली नहीं देता, अच्छा नहीं लगता उनका नाम, वो तीसरी बात। लेकिन जब आप कायरों को वीर बना देते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने एक बार भी भगत सिंह के ना मुकदमे पे कुछ बोला, ना उनसे मिलने गए, ना उनकी रिहाई की मांग की, एक बार भी नहीं। आरएसएस ने भगत सिंह की फांसी के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद पास किया था, मतलब खुद वो पूरा रेजोल्यूशन पढ़ा था। अभी मैं ढूंढता हूं कहीं से वो लिंक, और मतलब वहां पे शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू की गांधी से नाराजगी सिर्फ एक जगह दिखती है उनके पूरे राजनीतिक इतिहास में, सिर्फ एक जगह, और वो है कि नहीं वो पता नहीं मुझे, लेकिन नेहरू भगत सिंह से मिलने गए थे, गांधी नहीं गए थे। कांग्रेस के बहुत नेता गए थे, गांधी नहीं गए थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, अगर जो मतलब हम लोग तो थोड़ा वो जनरल टाइप वाले लोग हैं, हरफन मौला हरफन अधूरा, कोई जो इतिहास में ठीक ठाक दिलचस्पी ही नहीं, मतलब नज़र भी रखने वाले लोग हैं। आप अगर
नेहरू का कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ा गया भगत सिंह की हत्या कहिए, फांसी के खिलाफ जो रेजोल्यूशन है, वो शुरू कहाँ से होता है? आज पूरा देश गुस्से में, आज पूरा देश क्षोभ में। मैं जानता हूं कि ये रेजोल्यूशन मुझे नहीं, कांग्रेस के सदर को पढ़ना चाहिए था, उस आदमी को पढ़ना चाहिए था जिसे कांग्रेस अपना नेता मानती है, जो कांग्रेस का नेता है, और उनकी बहुत व्यस्तताएं हैं। और इसीलिए गांधी तभी तक 2 नंबर के नेता हो चुके थे, लेकिन नेहरू। लेकिन फिर भी मतलब जो इनकी ये बात शुरू करना है कि ये सीधा सीधा इशारा कि ये प्रस्ताव गांधी जी को पढ़ना चाहिए था, मुझे वो केवल पूरे भारत के स्वाधीनता संग्राम के कांग्रेस वाले हिस्से के इतिहास में केवल एक जगह है जहां पे नेहरू की आवाज में, नेहरू के कुछ लिखे में, कुछ किए में, कुछ कहे में थोड़ी सी गांधी के लिए नाराजगी झलकती है, और वो भगत सिंह की फांसी पे है। ये छोटी बात नहीं। और मैं फिर पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने भगत सिंह की फांसी का विरोध किया, पहले भी किया, बाद में भी किया। क्या आरएसएस ने भगत सिंह की फांसी का कोई विरोध किया? क्या सावरकर ने भगत सिंह की फांसी का कोई विरोध किया? अपने लिए मर्सी पिटीशन लिखने वाले आरएसएस के मुताबिक स्ट्रैटेजिक, रणनीतिगत, क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि मैं भगत सिंह से बात करूंगा, मैं उनको समझाता हूं, अगर आप रणनीतिगत रूप से अपनी जान बचा सकते हैं तो भगत सिंह की भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और सावरकर और आरएसएस दोनों ने ये नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? इतिहास में भ्रम फैलाना बहुत आसान है। व्हाट्सएप जैसी चीजें, पढ़ना लिखना वैसे भी सारे लोगों का काम नहीं होता है किसी भी समाज में। हांगकांग में मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद कामों में लग जाते हैं। हायर एजुकेशन इसीलिए मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में 100% तो छोड़ दीजिए, जनरली 50% भी नहीं पहुंचती। तो वो एक दिक्कत तो समाजों की है। मतलब ग्रामशी जिसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहते थे हमारे यहाँ, वो नहीं बना पाए हम वामपंथी लोग, वो एक दूसरी बात है। लेकिन बाकी किसी समाज में हर कोई इतिहास नहीं पढ़ता है, हर कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। तो व्हाट्सएप से पढ़ने वाले लोगों से जब कोई मिले तो पूछिए कि सावरकर का भगत सिंह की फांसी पे क्या स्टैंड था, क्या उन्होंने भगत सिंह की फांसी के विरोध में कभी कुछ लिखा तक? विरोध करना तो छोड़ दीजिए, सड़क पर उतरना तो छोड़ दीजिए, पूछिए कि आरएसएस का भगत सिंह की फांसी के विरोध में क्या कोई स्टैंड था? सड़कों पर उतरना छोड़ दीजिए संघ का, क्या उन्होंने कम से कम इतना किया कि अपने किसी मुखपत्र में कोई एक लेख लिख देते कि ये गलत था, अंग्रेजों से एक रस्मी मांग कर देते? नहीं किया, और इसकी मलाई भी खाई। कांग्रेस के नेता नेहरू 1945 तक जेल जाते रहे, गांधी 1945 तक जेल जाते रहे। कांग्रेस के नेता लाठी खाते रहे, क्रांतिकारी शहादतें देते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रेट्स पे मतलब चढ़ के कांग्रेस का झंडा लहराने की कोशिश करने वाले चित्तू पांडव ने सीधे पे गोली खाई। लेकिन आरएसएस के किसी नेता पे या सावरकर पे कभी कोई मुकदमा तक नहीं हुआ। 1921 में रिहा होने के बाद सावरकर पे 1947 तक कभी कोई मुकदमा तक नहीं हुआ, गिरफ्तारी बहुत दूर की बात। तो फिर ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने? मतलब ये कौन सी वीरता थी जो 1911 तक थी, उसके बाद माफीनामों में बदली, और फिर 1921 में रिहाई के बाद पूरी तरह से चुप्पी में बदल गई। कभी सावरकर पे एक पूरा लंबा भी करूंगा, लेकिन आज पहले जंप स्टार्ट लेते हैं। 1921 के बाद, आफ्टर 1921, सावरकर कम्स बैक टू पब्लिक लाइफ स्ट्रेट इन 1948। उसके पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, वो छोड़ दीजिए। मतलब उस समय तक सावरकर वगैरह की कोई हैसियत नहीं थी, रह गई थी भारतीय राजनीति में। ये जो पूरा महिमा मंडन हुआ है, जब आपके पास इतिहास नहीं होता है तो आप इतिहास गढ़ते हैं, ये 70 के बाद का है। कांग्रेस की बड़ी असफलता इस इतिहास को बचाने से हारने में है। खैर, 1948 में, और तब ये दिखते हैं महात्मा गांधी के हत्याकांड में। जिस आदमी ने जिंदगी में एक अंग्रेज को नहीं मारा, जिस आदमी ने जिंदगी में खुद से एक अंग्रेज पे ढेला नहीं मारा,
उस आदमी का नाम महात्मा गांधी के हत्याकांड में आता है। ठीक है, गोली गोडसे ने मारी थी। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको। गोडसे और सावरकर और उन तमाम लोगों का जो मतलब बयान है कि गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो पाकिस्तान को 51-54 करोड़ रुपया देना चाहते थे वगैरह वगैरह, ये फर्जी झूठ। ये गांधी की हत्या का खुद गोडसे द्वारा तीसरा प्रयास था, और अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो पहला प्रयास उसने 1935 में किया था, 1935 में। तारीखें मैं थोड़ी बहुत इधर उधर करता हूँ। मैंने कहा कि मैं किताब लेके सामने नहीं बैठा हूँ, हांगकांग में तो अपनी बहुत सारी किताबें ला भी नहीं पाया। पहली जो गांधी की हत्या के ये 3 प्रयास हुए। तीसरा सफल प्रयास किया था गोडसे ने। जो पहला प्रयास था वो भी गोडसे ने किया था, और तब उसको लोगों ने पकड़ लिया था, और गांधी जी ने उन गोडसे को साथ रहने का कि मेरे साथ कुछ दिन रहो, फिर मुझे मारना हो तो मार दोगे, मार देना। लेकिन गोडसे भाग गया और गांधी जी ने मुकदमा तक नहीं करवाया। 1948 में गांधी हत्या के बाद एक और बात मैं हमेशा फिर से ये भूलता हूँ, एक और संघी भ्रम जो फैलाया जाता है कि गोडसे ने गोली मार के गिरफ्तारी दी, वो खड़ा रहा। ये फिर एक निरा झूठ। गोडसे ने गोली मारी और भागने की कोशिश की। बब्बर सर अगर अभी होंगे तो मुझे नाम बताएंगे, वो उड़ीसा के उस माली का जो बिरला मंदिर में मतलब जो माली का काम करते थे, क्या नायक, सुधाकांत नायक, शिवाकांत नायक, आप में से किसी को याद आ रहा है उस माली का जिसने मतलब दौड़ के पकड़ा, दबा के रखा, रोका, और नाथूराम गोडसे को तब तक नहीं भागने दिया जब तक पुलिस और बाकी लोगों ने उसको पकड़ नहीं लिया। तो गोडसे ने गिरफ्तारी नहीं दी थी भगत सिंह की तरह, गोडसे ने भागने की कोशिश की थी। खैर उस हत्याकांड में नाम आया, और जो अप्रूवर बन गए थे, देखिए क्या है ये, मतलब बड़वे, खैर मतलब हत्या की योजना बनाने वालों में से जो लोग में से जो एक चंद्रकांत बड़वे, या ये लाइव नहीं, मैं एक बार फिर से इसको पूरा करूंगा, जिन्होंने बताया कि सावरकर का हाथ था और नाथूराम गोडसे हत्या के पहले उसने मिलने गया था, और सावरकर ने कहा कि यशस्वी भव, यशस्वी भव, और 2 आशीर्वाद दिए थे, लेकिन उसकी कोई अलग से पुष्टि नहीं हो पाई। तो सावरकर सबूतों के अभाव में छूट गया। अच्छा, गांधी जी की हत्या का इतना लंबा जिक्र क्यों? इसलिए क्योंकि सावरकर वीर थे, ये संघ का दावा है। 1921 में 1921 में ये रणनीति के स्तर पे माफी मांग के, पहली माफी नहीं थी, 5वीं 6वीं थी, माफी मांग के बाहर आए थे, इसलिए 1947 तक चुप रहे। ठीक बात, चलिए मान लिया। 1948 में जब आप मतलब गांधी हत्या के ट्रायल से जब आप छूटे, जब गांधी हत्या से आप सबूतों के अभाव में बरी हुए, उसके बाद आप करीब करीब 19 साल जी। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि इतिहास इतनी निर्मम चीज है भी, और इतनी बहुत बार कंफ्यूजिंग भी होती है। सावरकर की मृत्यु कब हुई? आप में से कोई तुरंत बताएगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे? सावरकर आजादी के बाद कब तक जिंदा रहे? देखिएगा, सावरकर आजादी के बाद करीब करीब 20 साल जिंदा रहे। 1966 में मृत्यु हुई उनकी, 1966। लेकिन जैसे इन्होंने अंग्रेजों को बांड भरा था, रघुनाथ नायक, बहुत शुक्रिया उमर जमाल भाई, तो जब गोडसे ने गांधी को गोली मार के, गांधी जी को गोली मार के भागने की कोशिश की, तो उसको रघुनाथ नायक, उसको रघुनाथ नायक नाम के एक उड़ीसा के साथी ने, मतलब जो माली का काम करते थे, उसने दबोचा, और तब तक दबोचे रखा जब तक बाकी लोगों ने आके उसको पकड़ नहीं लिया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संघी फेकरी ट्राइज टू एस्टैब्लिश दैट नाथूराम गोडसे खड़ा रहा, जैसे भगत सिंह खड़े रहे थे ना, तो उनको भगत सिंह तो है नहीं उनके पास। भगत सिंह की जो अपना संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, और सोशलिस्ट सुनते ही उनको दिक्कत होती है। भगत सिंह तो जेल में लेनिन पढ़ते थे, भगत सिंह सेकेंड इंटरनेशनल को तार भेजते थे मुबारकबाद का, तो भगत सिंह को जानते हैं कि कभी भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे झूठ बोल के
कुछ कुछ कोशिश कर लेंगे। खैर, सो कमिंग बैक टू दिस थिंग कि गोडसे ने गांधी की हत्या की, सावरकर षड्यंत्र के, कॉन्स्पिरेसी के आरोप से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस बरी हुए। लेकिन उसके बाद 1966 तक जीने में भी उन्होंने, अच्छा इसके पहले एक बार, हाँ, गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर के घर पे जनता ने भयानक पथराव किया था और महीनों सावरकर डर के मारे निकले नहीं थे। पुलिस प्रोटेक्शन में उनको निकाला गया था। आप ये भी याद करिएगा। और वो कांग्रेस इतनी डिफरेंस थी, वो देश इतना अलग था कि सावरकर को पुलिस प्रोटेक्शन देती थी। अगर नेहरू प्रोटेक्शन हटा लेते एक दिन गांधी हत्याकांड के षड्यंत्रकारी आरोपियों की, तो क्या होता आप समझ सकते हैं। आप पढ़िएगा उस दिन के इतिहास, उस दिन की चीज़ें किसी आर्काइव में जाकर, नेशनल आर्काइव में जाकर, पुणे में म्यूजियम्स में जाकर पढ़िएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू वगैरह के मतलब फ्रंट पेज पे जाकर देखिएगा, उस दिन के अखबार देखिएगा कि कितना निर्मम हमला किया था जनता ने और जिनको कांग्रेस सरकार की पुलिस ने बचाया था। खैर, सो 1948 में हत्या होती है, 49 तक ट्रायल खत्म हो जाता है, आप छूट जाते हैं और 1966 तक जीते हैं और फिर आप पब्लिक लाइफ से बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार आपने सरदार पटेल को, तत्कालीन गृह मंत्री को, तत्कालीन केंद्रीय सरकार को, नेहरू जी को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को फिर से एक बॉन्ड सौंपा था, ठीक 1921 वाला बॉन्ड, कि अब मैं किसी किस्म की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लूंगा, किसी किस्म की हिंसा में भाग नहीं लूंगा। अगर आप वीर थे, मान लीजिए अंग्रेजों के सामने तो आप वीरता नहीं दिखा पाए, लेकिन अगर कांग्रेस गलत थी, जो आप हमेशा कहते रहे कि कांग्रेस गलत, आपने 1942 में भी कांग्रेस को गलत बोला, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, लेकिन आप 1948 से फिर 1966 तक कांग्रेस को गलत क्यों नहीं बोले? आप चुप क्यों हो गए? आपने कोई राजनीतिक गतिविधि क्यों नहीं की? आपने कांग्रेस को सीधा वॉक ओवर क्यों दिया? वीर लोग तो ऐसे नहीं करते ना। अंग्रेज गलत थे तो गलत थे, भगत सिंह ये कहते रहे, उन्होंने जान दे दी, गांधी जी कहते रहे, जेल जाते रहे, नेहरू ये कहते रहे, जेल जाते रहे, चित्तू पांडे ने ये कहा, भरी जवानी में तिरंगा फहराने की कोशिश में जान दे दी। ये कैसे मतलब वीर हुए जो दरअसल कायर थे, जो 1921 से 1947 तक अंग्रेज सरकार के खिलाफ चुप रहते हैं, फिर 1939 से 1966 तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुप रहते हैं और गलत दोनों को मानते हैं। खैर, सावरकर ने तो बाद में गलत मानना भी बंद कर दिया था। तो फिलहाल बहुत छोटा सा रिकैप करूं तो सावरकर कोई 20 साल 25 साल जेल में नहीं रहे, निरा झूठ है। 1910 में पकड़े गए, 5 माफियों के बाद 1921 में छोड़ दिए गए। 5 माफियों के बाद 1921 में छोड़ दिए गए। उसके बाद जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोले, भगत सिंह की फांसी तक का विरोध नहीं किया, उल्टा क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। फिर 1948 के बाद गांधी हत्याकांड में षड्यंत्रकारी की भूमिका से बरी होने के बाद 1966 तक कुछ नहीं बोले। ये सावरकर का छोटा सा इतिहास। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही छोटे से टॉपिक पे और लंबी बात करते हैं। बिल्कुल सुरजीत, जिसने माफ़ीनामा नहीं माफ़ीनामे लिखे हों, वो कैसा भी। तो फिर मिलते हैं और मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा हाई डेफिनेशन में भी करके, लगातार बातचीत में लाइव की एक दिक्कत ये होती है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान बंटता है, तो बट इसको एक अलग से भी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ और एक लेख लिख के भी, जिससे अगली बार जब कभी हो तो एक छोटा सा रेडी रेकनर हो, हर बार पूरा ना करना पड़े। तो इसी के साथ अभी के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।